हेलो फ्रेंड्स मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। आज हम बिहार का इतिहास एवं संस्कृति के बारे में पढ़ लेते हैं, जो बीपीएससी के लिए या फिर जो बिहार में आयोजित जो परीक्षा होते हैं उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और बिहार एक परिचय वस्तुनिष्ठ है और ये इम्तियाज़ अहमद का बुक है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। आज है एंशियंट हिस्ट्री है, हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं, जो प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, और ये आपको पीसीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है और विभिन्न परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रह जाती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें सजेशन दे सकते हैं और इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका पूरा बुक हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो प्राचीन बिहार के अध्ययन स्रोत से संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें सत्य कथन कौन सी है तो जान लेते हैं। आज़ादी पूर्व बुकानन और हैमिल्टन ने राजगीर की किलाबंदी के लिए विशाल दीवार, बोधि वृक्ष और बराबर गुफाओं के महत्व के बारे में बताया था। तो ये सही है। पुराविद होटगांव के केसरिया स्तूप, टीला और अररेज और अशोक स्तंभ के बारे में बताया गया था। तो ये भी सही है। स्टेफेंस, भाखड़ा एवं स्तंभ एवं बसाड़ के अवशेषों के बारे में बताया गया और कर्नल मैकेजी ने 1814 में केसरिया स्तूप के बारे में का प्रारंभिक या कुछ उत्खनन करवाया था। तो ये भी सही है। तो टोटल कौन से सही हो गए, आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट, कनिंघम के से संबंधित कौन सा कथन गलत है। तो ये जान लेते हैं कौन सा कथन गलत है। तो पहला देख लेते हैं। कनिंघम ने गिरियक पहाड़ियों में उत्खनन कर इंद्रशिला गुफा का पता लगाया, जिसका वर्णन फाहियान और हेंगस्वान ने किया था। तो ये सही है। 1861 में कनिंघम के साथ प्राचीन स्थलों का सुव्यवस्थित संप्रेषण और उत्खनन शुरू किया गया था। तो ये भी सही है। कनिंघम ने बिहार शरीफ में घोसाराव गांव की पहचान उस नगर के रूप में की जिसकी स्थापना कन्नौज के राजा यशोवर्मन ने किया था। तो ये भी सही है। ठीक है, और चौथा में 1863 में कनिंघम ने सबसे पहले मद्रास के समीप पाषाणकालीन उपकरण का पता लगाया था। तो ये गलत है, ये वाला गलत हो जाएगा। और बोधगया में कनिंघम ने गया मंदिर की खोज के साथ साथ पवित्र प्रस्तर एवं ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित रेलिंग का भी पता लगाया था। तो ये सही है। तो इसमें कौन सा गलत है, तो डी ऑप्शन। अब देख लेते हैं कैसे। तो 1863 में आर बुशफुट, ना कि कनिंघम, यहाँ पे कनिंघम दिया हुआ था तो ये गलत है। आर बुशफुट ने सबसे पहले मद्रास के निकट पूर्व पाषाणकालीन उपकरण का पता लगाया था। नेक्स्ट, आज़ादी के बाद बिहार में पुरातात्विक गतिविधियों से संबंधित सही तथ्य को चुनिए। इसमें है 1949 में पटना विश्वविद्यालय में प्राचीन भारत और पुरातत्व विभाग को खोला गया था। नेक्स्ट है क्या कि डॉक्टर एस आलतेकर ने 1950 में वैशाली और 1951 में कुम्हारारन का उत्खनन किया था। तो ये सही है। 1962 में राज्य में पुरातत्व निर्देशालय की स्थापना की गई और 1970 में पटना विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध बौद्ध नगर चंपा मतलब उस टाइम चंपा को क्या बोला जाता था, तो भागलपुर अभी वर्तमान में बोला जाता है, उत्खनन किया गया था और यहाँ 500 ईसा पूर्व की गजदंत निर्मित एक नारी की मूर्ति मिली थी। तो ये भी सही है। और बोधगया में निरंजना नदी के पार जापानी दल ने उत्खनन किया और 3री सदी ईसा पूर्व के बकरौल गांव में स्थित बौद्ध मठ का पता लगाया। पालकालीन अभिलेख सुजागृत का भी पता लगाया। तो इसमें सारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार में मुद्रा अध्ययन स्रोत से संबंधित कौन सा कथन गलत है। तो ये जान लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। तो अभी हम देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 4। तो बिहार में मुद्रा अध्ययन स्रोत से संबंधित कौन सा कथन गलत है। तो इसमें देख लेते हैं गलत कौन सा है। तो स्टार्ट करते हैं। बिहार से मिलने वाली सर्वाधिक प्राचीन सिक्के आहत सिक्के हैं। तो बिल्कुल सही, आहत पर सबसे प्राचीन सिक्के आहत हैं। ठीक है, शशांक के स्वर्ण सिक्के नालंदा और गया में मिले हैं। तो ये भी सही है। राजगीर में वंशितिका सिक्कों के नमूने मिले हैं जो लखनऊ के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। तो ये भी सही है। नालंदा में प्रतिहार राजा भोज के सिक्के मिले हैं। तो ये भी सही है। तो कौन सा गलत है,
तो बिहार में 98 रत्ती के सिक्के मिले हैं, तो ये गलत है। बिहार में 58 रत्ती के सिक्के मिले, आहत सिक्के मिले हैं, ठीक है। 98 ना होकर के 58 है, ठीक है। आहत सिक्के मिले हैं। ये त्रिशंका सिक्के के नमूने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है महादेवी प्रभुदया के 2 अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए बसाड़ के। बसाड़ कहाँ है? तो वैशाली में। महादेवी प्रभुदया के 2 अभिलेख कहाँ मिले हैं? तो बसाड़ वैशाली में। मुहर के अनुसार प्रभुदया शक सरदार महाक्षत्रक रुद्र सिंह की पुत्री थी, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रभुदया कौन थी? तो शक सरदार महाक्षत्रक रुद्र की पुत्री थी, ठीक है। नेक्स्ट है केशव नामक एक व्यक्ति ने बोध गया में एक शिव मंदिर का निर्माण कराया था, जिसकी जानकारी कहाँ से मिलता है? तो देवपाल के बोध गया प्रस्तर अभिलेख से, ठीक है। धर्मपाल के बोध गया प्रस्तर अभिलेख से क्या मिला है? तो केशव नामक जो व्यक्ति हैं बोध गया में एक शिव मंदिर बनवाया था, ठीक है। नेक्स्ट है श्रीलंका के भिक्षुओं का वर्णन किस अभिलेख से मिलता है? तो देख लेते हैं इसमें। ए तो बोध गया से प्राप्त अभिलेख से मिला है, श्रीलंका के भिक्षुओं का वर्णन मिला है, ठीक है। ध्यान देंगे बोध गया अभिलेख में श्रीलंका के भिक्षु महामना द्वितीय का वर्णन मिला है, ठीक है। राजनीतिक रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है? ये जो 60 से 62 भी बीपीएससी 2017 में आ चुका है, तो इसके चंदेश्वर। राजनीति रत्नाकर पुस्तक किसकी है? तो चंदेश्वर की, ठीक है। चंदेश्वर राजनीति रत्नाकर चंदेश्वर का लिखा हुआ है। मिथिला राजा के मंत्री चंदेश्वर ने अपनी रचना राजनीतिक रत्नाकर में राजा की ब्राह्मण नीति का आधार मंडल सिद्धांत बताया है। यह भी पाशगुण्य सिद्धांत है। साम दाम भेद और दंड के उपायों का प्रयोग का परामर्श देता है, ठीक है। तो ये पुस्तक का नाम याद रखिएगा। राजनीतिक रत्नाकर किसका है? तो चंदेश्वर का। नेक्स्ट है कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो आपको पता ही है, शासन कला के सिद्धांत पे और अभ्यास, ठीक है। शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास के बारे में राजनीतिक ये कौन सी है? कौटिल्य की पुस्तक कौन है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या है? तो शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास के बारे में, ठीक है। ये 63 बीपीएससी 2018 में पूछ चुका है। उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? तो देखिए इसमें खाली बुक के बारे में पूछ रहा है बार बार। तो उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? तो मौली कवि हैं, जो 60 से 62 में बीपीएससी में पूछ चुका है। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आपको पाटलिपुत्र से भी, बराबर से भी और राजगृह से भी। नेक्स्ट है बिहार पर गढ़वालों का आधिपत्य का प्रमाण मिलता है, तो कहाँ से मिलता है? तो मनेर तामपत्र से। नेक्स्ट बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम क्या है? तो फायानवी है, एतिसिंग है और युआंगचवांग, जिसे हेंगस्वान भी कहा जाता है। इन सभी का यात्रा वृत्तांत साहित्यिक स्रोत माना जाता है, ठीक है। प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत क्या क्या है? तो ये देख लेते हैं। भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्के और धार्मिक ग्रंथ। तो ये चारों होंगे, 5 होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी का स्रोत क्या है? तो जान लेते हैं। भग्नावशेष, धार्मिक ग्रंथ और यात्रा वृत्तांत, मतलब सभी। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आपको मिला है लौरिया ररे से, लौरिया नंदागढ़ से और सासाराम से, ठीक है। और रामपुरवा से भी मिले हैं। पाटलिपुत्र से मौर्यकालीन अभिलेख नहीं मिले हैं, ध्यान दीजिएगा। अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है, तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सासाराम से। लघु शिलालेख, अगर छोटा जो लघु मतलब छोटा होता है, तो लघु शिलालेख कहाँ से मिला? तो सासाराम से मिला है अशोक का। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा क्या है? तो संस्कृत भी है और पाली भी है, प्राकृत भी है, ठीक है। संस्कृत और प्राकृत। नेक्स्ट है बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि क्या है? तो ये ब्राह्मण लिपि है। नेक्स्ट है बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं, तो कहाँ से मिले हैं? तो चिरांद जो छपरा से आता है, चेचर जो वैशाली में सोनपुर से, मनेर से इत्यादि सभी में से निकले हैं। चिरांद, मनेर और चेचर एवं सोनपुर से।
नेक्स्ट, बिहार के नवादा जिले से अपसड़गढ़ से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिली है? तो परवर्ती गुप्त वंश का। नेक्स्ट, बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देववर्नाक का लेख तथा शाहपुर पटना एवं मंदार बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिला है। तो किसका मिला है? तो परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। देववर्नाक के अभिलेख में परवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त और जीवितगुप्त द्वितीय का नाम मिलता है। नेक्स्ट, पाल शासकों के बारे में जानकारी मिली है। तो कहाँ से मिली है? तो देवपाल के मुंगेर अभिलेख में, नारायणपाल का भागलपुर ताम्रपत्री अभिलेख में और महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से। तो सभी से मिला है पाल शासकों का बारे में जानकारी। नेक्स्ट, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है? तो यह है अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद में बिहार के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो कहाँ से मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय से। अंगुत्तर निकाय, बिहार में महाजनपदों का कहाँ से मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ठीक है, और फिर अगर और जैन पुस्तक हो तो एक अंगुत्तर निकाय हो गए और भगवती सूत्र से भी मिला है। ठीक है, तो ध्यान देंगे। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। तो क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो पाल काल का बौद्ध विहार। तो पाल काल का बौद्ध विहार कहाँ से मिला है? तो नालंदा के सराय टीला के उत्खनन से। ठीक है, बौद्ध साहित्य विनय पटक एवं दीर्घ निकाय से जानकारी मिलती है। क्या मिलती है? तो मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में और मौरोत्तर बिहार के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाले तथा कई प्राचीन स्थलों और अवशेषों की खोज करने वाले पुरावेत्ता कौन थे? तो ये कनिंघम थे। ठीक है, नालंदा में स्थित बड़गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? तो ये लगाए थे कनिंघम ने। वहां से 2 अभिलेख भी मिले हैं जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। बिहार शरीफ में कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध अभिलेख भी मिले हैं। कनिंघम ने बोधगया के मंदिर का भी खोज किया। तो एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि बोधगया के मंदिर का खोज किसने किया है? तो कनिंघम ने। ठीक है, पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की है। तो क्या क्या की है? तो केसरिया स्तूप जो चंपारण में है, लौरिया अरेज अशोक स्तंभ है और बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल। तो ऑप्शन डी मतलब सही। विदेह के राजा जनक ने निषक या सुवर्ण तथा या सतनाम उपहार में दिए गए हैं। तो कहाँ वर्णित है? तो ये आपको बृहदनारायण उपनिषद में। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या है? तो आपको खगोष्ठी भी है, ग्रीक भी है और अरमाइक भी है। ठीक, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे लिपि पूछ रहा है। बिहार में प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या है? तो लिपि वहाँ पे ब्राह्मणी लिपि है। ठीक है, ब्राह्मणी लिपि है और ग्रीक, खगोष्ठी और अरमाइक नहीं है। तो इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। बिहार में मौर्य अभिलेखों का जो लिपि है वो ब्राह्मणी लिपि है, ध्यान देंगे। किसके अनुसार प्राचीन बिहार में तपस्वी के रूप में भटकने वाले को वत्स्य कहा जाता था? तो ये कहा जाता था अथर्ववेद एवं पंचविंश ब्राह्मण में। ठीक है, किसके अनुसार आर्य सभ्यता गंगा के दोनों ओर फैली हुई थी? तो ये शतपथ ब्राह्मण के अनुसार। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का शोध देता है? तो दीर्घ निकाय। नेक्स्ट, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो ये राजनीतिक नीति पे। ठीक है, अपसर नवादा से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसके दीवार पर कथा अंकित है, दृश्य अंकित है। तो किसका है? तो रामायण का। नेक्स्ट, बिहार के इतिहास के जानकारी के साहित्यिक स्रोत हैं। तो क्या है? तो शतपथ ब्राह्मण, ऋग्वेद और अथर्ववेद तीनों हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब पूर्व ऐतिहासिक, पौराणिक एवं वैदिक कालीन बिहार के बारे में जानकारी लेनी है। तो पढ़ लेते हैं। बिहार के चिरान नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है।
तो क्या है, तो पाषाणिक संस्कृति, नवपाषाणिक संस्कृति है। ठीक है, और जान लेते हैं चिरांद का उत्खनन कब हुआ था, तो 1962 में। यहाँ पर खुदाई से ज्ञात हुआ है कि यह नवपाषाण काल तथा ताम्र युग में आबाद था। खुदाई में यह भी यहाँ से हड्डियाँ, गेहूं की बलियाँ तथा पत्थर के औजार मिले हैं, जिससे यह जानकारी मिलती है कि यहाँ बसे लोग कृषि, पशुपालन एवं आखेटक में संलग्न थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस स्थल से पूरा पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो ये हुए हैं जेठियन घाटी नालंदा से, वाल्मीकि नगर पश्चिम बंगाल से, पश्चिम चंपारण से और राजपोखरण भागलपुर से। तो उपयुक्त सभी में। पूरा पाषाणकालीन उपकरण गया की पेमार घाटी, मुंगेर की भीमबांध और पैसरा तथा भागलपुर के भीलजोर से भी प्राप्त हुई है। तो ये भी ध्यान देंगे। बिहार में ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से, तो मनेर, ताराडीह और सेनुआर से। ठीक है, उपयुक्त में से सभी। बिहार में ताम्र युगीन संस्कृति के प्रमाण सोनपुर, चिरांद, अरीपन आदि से भी प्राप्त हुए हैं। बिहार में प्रागैतिहासिक काल से संबंधित कौन सा कथन सही है, तो ये जान लेते हैं। बिहार की सरघाटी, गया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है सरघाटी, से प्रागैतिहासिक मानव के 2 चट्टानी आवास मिले हैं। बिहार के कुतुबपुर एवं चेचर, वैशाली, मनेर, पटना एवं सेनुआर, रोहतास से नवपाषाण युगीन स्थल प्राप्त हुए हैं। चिरांद गंगा नदी के तट पर स्थित है, ये भी सही है। तो टोटल इसमें सारे कुछ सही है। नेक्स्ट, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है अनुमानतः कितना, तो 40,000 ईसा पूर्व। ठीक है, 40,000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों में प्राप्त हुए हैं, तो क्या क्या प्राप्त हुए हैं, तो कुल्हाड़ी के फलक, चाकू एवं खुरपी और मिंदभांड, तो तीनों प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो मुंगेर एवं नालंदा से। ध्यान देंगे, आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य आदि मानव के, तो आदि मानव का कहाँ कहाँ से मिला है, तो मुंगेर एवं नालंदा से। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं, तो यह पूर्व प्रस्तर युग के। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं, तो कहाँ से, तो मुंगेर से। नेक्स्ट, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रह जाती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं। बिहार में चिरांद कहाँ पे है, तो सारण में, और चेचर कहाँ है, तो वैशाली में। किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो नव प्रस्तर युग का। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो चिरांद जो सारण में है, चेचर जो वैशाली में है, सोनपुर एवं मनेर उपयुक्त में से सभी में से। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ अनुमानतः कब हुआ है, तो उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में किसका हुआ है, तो बिहार से पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ है बिहार में, तो उत्तर वैदिक काल में। लगभग कितने, तो 800 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था, तो क्या था, तो लोहे का उपयोग। नेक्स्ट, श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन थे, तो ये थे मगध तथा विदेह और अंग तथा लक्ष्मी। उपयुक्त में से ये सी आंसर हो जाएगा, मगध तथा विदेह और अंग एवं लक्ष्मी। ठीक है, ये जो कब थे, श्रुति एवं किंवदंती के अनुसार महाभारत युग में। तो महाभारत युग में के समय बिहार को कौन सा राज था, तो मगध जो आप पता है, मगध में जड़ासन के बारे में है। विदेह जो आपको पता है कि रामायण में भी विदेह का उल्लेख हुआ है। अंग में जो अंग के राजा जो बने थे, और ये लक्ष्मी में भी है। सब उनके सारे उपयुक्त में से सभी हैं। वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्यों में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है, तो ये मिला शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, विदेह की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। ध्यान देंगे, बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक
आर्यव्रत से के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा है। तो ये क्या है? मगध। नेक्स्ट, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। तो क्या था ये? तो विदेह। विदेह के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। यह राज्य व्याकरण, साहित्य व दर्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र था। अथर्ववेद में वत्स शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? तो ये मगध के लिए। अथर्ववेद में एक सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन मिला है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस वेद में बिहार का उल्लेख मिला है? तो अथर्ववेद में। नेक्स्ट, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो ये था विदेह। नेक्स्ट, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना में मिलती है? तो ये आपको शतपथ ब्राह्मण में। बिहार में विदेह राज्य की स्थापना किसने की है? तो नेमी ने। बिहार में विदेह राज्य की स्थापना किसने किया था? तो नेमी ने। ठीक है। मनु के सबसे बड़े पुत्र इक्ष्वाकु कौन है? मनु के सबसे बड़े पुत्र इक्ष्वाकु के पुत्री नीमी या नेमी थे, जिन्होंने विदेह कहा जाता था। उन्होंने उत्तरी बिहार में विदेह राज्य की स्थापना की है। तो ध्यान दीजिएगा, बिहार में विदेह राज्य की स्थापना किसने की है? तो नेमी। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार के अंग विदेह और वैशाली के राजाओं का विस्तृत वर्णन मिलता है। तो किसमें? तो पुराण एवं महाकाव्यों में। किक्कट किस राज्य को कहा जाता है? तो किक्कट भी मगध को कहा जाता है। किस ग्रंथ के सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन आता है? तो अथर्ववेद में। नेक्स्ट, किस वेद में मगध के लोगों को पुरुष मेध यज्ञ का शिकार बताया गया है? तो यजुर्वेद में। ठीक है। वैशाली के संस्थापक राजा थे, तो कौन थे? तो विशाल। इसीलिए विशाल के नाम पर ही वैशाली का नाम पड़ गया है। किसके अनुसार माधव विदेह ने आर्य संस्कृति का विस्तार उत्तर बिहार में किया है? तो शतपथ ब्राह्मण में। देख लेते हैं। शतपथ ब्राह्मण में माधव विदेह की कहानी है। मिथिला विदेह क्षेत्र में विस्तार एवं बसने का प्रमाण शतपथ ब्राह्मण में मिलते हैं। इसका नामकरण राजा विदेह के नाम पर किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, महाजनपद के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। और कितने महाजनपद थे? तो आपको पता ही है कि 16 महाजनपद थे। तो पढ़ लेते हैं। अंग महाजनपद से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें गलत कौन सा है? तो पहले देख लेते हैं। प्राचीन अंग मगध के पूर्व और राजमहल की पहाड़ियों के बीच स्थित है। तो बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे मगध है, यहाँ पे वैशाली है और यहाँ पे अंग है। ठीक है। तो यहाँ पे अंग था। ठीक है। अंग का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलते हैं। तो ये भी सही है। महाभारत और मत्स्य पुराण के अनुसार अंगराज का संस्थापक अंग नाम के राजकुमार किए थे। तो ये भी सही है। कौन सा गलत है? तो मगध के शासक बृहदत्त ने अंग को पूरी तरह से मगध में मिला लिया था। नहीं, बृहदत्त ने नहीं मिलाया था। मगध के राजा अजातशत्रु ने। ठीक है। अजातशत्रु के समय अंग पूरी तरह से मगध में मिल गया था। नेक्स्ट, बिहार में स्थित बज्जी महाजनपद से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो ये देख लेते हैं कौन सा कथन सत्य है। तो बज्जी की राजधानी वैशाली तीन भाग में विभक्त थी। प्रथम भाग में सुवर्ण मंडिल 7000, दूसरे मंडल में 14000 रजत मंडित और तीसरे में 21000 ताम्र मंडित भवन थे। पहले भाग में शासन कुल के, दूसरे भाग में गृहस्थ और गृहसेठ तथा तीसरे भाग में दास वर्ग रहते थे। तो ये सही है। बौद्ध विद्वान बुद्ध घोष ने उल्लेखित किया है कि बज्जी ने शासन चलाने के लिए संविधान का निर्माण किया था, जिसके अंतर्गत राजा का चुनाव होता था। तो ये भी सही है। बज्जी संघ की बैठकों की अध्यक्षता गण प्रमुख करते थे। तो ये भी सही है। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। ठीक है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद का उदय हुआ था। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार में स्थित थी? तो ये थी 3। कौन कौन? तो इसमें थे 16 महाजनपद के बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलती है। और जैन ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ कौन है? अंगुत्तर निकाय। और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र में भी मिलता है। ध्यान देंगे। और तीन महाजनपद कौन थे? तो मगध, बज्जी और अंग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं, तो वत्स नहीं है। कौन कौन थे? तो अंग थे, बज्जी थे और मगध थे। नेक्स्ट, बिहार के किस क्षेत्र में अंग महाजनपद स्थित था? तो ये थे भागलपुर एवं मुंगेर के क्षेत्र में। नेक्स्ट, अंग महाजनपद की राजधानी थी तो क्या थी? तो चंपा। बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरीय में की जाती थी। तो अंग का राजधानी कौन सा था? तो चंपा। बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित थी? तो ये थी बी, मगध में। मगध महाजनपद की राजधानी थी तो ये ग्रीवज राजगीर थे। ठीक है, उसके बाद आपका पाटलिपुत्र भी बन गया था, लेकिन मगध के राजधानी अगर पूछा जाए तो सबसे पहले ग्रीवज राजगीर था। नेक्स्ट, मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? तो चंपा नदी। नेक्स्ट, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो ये थी बज्जी। बज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं थी? तो ये चेदी नहीं थी। ठीक है, लिच्छवी थी, विदेह थी और ज्ञात्रक थे। बज्जी महाजनपद 8 राज्यों लिच्छवी, बज्जी, चत्रक, विदेह, इक्ष्वाकु, कौरव, भोग और उग्र का एक संघ था। लिच्छवी की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली। विदेह की राजधानी मित्रक, ज्ञात्रक का कुंडलग्राम था। ठीक है, विदेह की राजधानी क्या थी? तो मिथिला और ज्ञात्रक का कुंडलग्राम था। बज्जी संघ की राजधानी थी तो कौन सी बज्जी संघ की राजधानी थी? तो ये वैशाली। लिच्छवी की राजधानी कौन सी थी? तो बज्जी। लिच्छवी की राजधानी क्या थी? तो वैशाली। बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? तो ये था बज्जी। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे विश्व के बारे में पूछ रहा है, तो विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये थी वैशाली में। मगध की, ये आपको 64 बीपीएससी में पूछ चुका है। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ग्रीवज राजगिरी। 47 बीपीएससी में पूछ चुका है। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था तो क्या था? अंग। और ये आपका मिल जाएगा नालंदा, वैशाली, चंपा, ये सब क्या थी? राजधानी थी, तो अंग महाजनपद था। नेक्स्ट, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी वंश द्वारा। और ये क्या है? विश्व का पहला गणतंत्रात्मक। अब जैन धर्म के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक तथा 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको पता ही है, कुंडलग्राम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है, और महावीर का बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान। नेक्स्ट, महावीर के जन्म स्थल कुंडलग्राम बिहार में किस जिले में स्थित है? तो वैशाली में। महावीर स्वामी का जन्म वर्ष आमतौर पे 540 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, लेकिन अभी कभी कभी कहीं पे 599 भी माना जाता है, तो ये भी ध्यान देंगे। नेक्स्ट, महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था तो किससे था? तो बज्जी संघ से। सिद्धार्थ बज्जी संघ के एक गणराज कुंडलग्राम के ज्ञात्रक क्षत्रियों का प्रमुख थे। महावीर स्वामी की माता त्रिशला विदेह दत्ता की राजकुमारी थी तो कहाँ की? तो लिच्छवी की। ठीक है, त्रिशला लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थी। तो याद रखिएगा, चेटक की बहन कौन थी? तो त्रिशला। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था तो कहाँ पे दिया था? तो पावापुरी में। तो ध्यान रखेंगे कि महावीर कुंडल वन में जन्म लिए थे, कुंडल पहन के, और पायल पहनते हुए उनकी मृत्यु हो गई, मतलब पावापुरी में उनकी मृत्यु हो गई और अंतिम उपदेश वही दिए थे। ठीक है, अब पावापुरी बिहार के किस जिले में है? तो नालंदा जिले में स्थित है। नेक्स्ट, महावीर की मृत्यु निर्वाण हुई थी तो कहाँ? तो पावापुरी में। प्रथम जनसंगति का आयोजन हुआ था तो कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्रा में। प्रथम जनसंगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। प्रथम जनसंगति का अध्यक्षता किसने की थी? तो अस्तुल भद्र ने। ठीक है, नेक्स्ट, प्रथम जनसंगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था जिसमें कार्य हुए थे। तो क्या क्या कार्य हुए हैं ये जान लेते हैं। तो जैन धर्म के 2 भागों श्वेतांबर तथा दिगंबर में विभाग हो गए थे। नेक्स्ट, जैन धर्म में 12वें तीर्थंकर बसु पूज्य की जन्मस्थल
थी, तो कहाँ थी, तो ये चंपा में। अब बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे, तो कहाँ गए थे, तो वैशाली के समीप आलार कलाम के आश्रम में। ठीक है। गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिल्य और 5 ब्राह्मण मिले हैं, तो ये उरुवेला बोध गया में। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था, तो कहाँ हुआ था, तो बोध गया में। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो निरंजना नदी के किनारे। उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति बोध गया कि में निरंजना नदी के किनारे एवं पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। ठीक है। राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति में कौन से कार्य हुए थे, तो जान लेते हैं कौन कौन से कार्य हुए थे। तो बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत एवं विनय पिटक में हुआ था। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि सूत और विनय पिटक कब संग्रहित किए गए हैं, तो पहले प्रथम बौद्ध संगति में। और प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, तो राजगीर में। ठीक है। और इस टाइम कौन थे, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन लगभग 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और किस कार्यकाल में हुई थी, तो ये अजात शत्रु के। ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ था। इससे कहाँ हुआ था, ये पहले ध्यान लीजिए कि द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ पे हुई थी, तो वैशाली में। इसमें क्या क्या कार्य किए गए हैं, तो बौद्ध धर्म के 2 भागों में स्थविर और महासंगिका में के रूप में विभाजित हुए थे। तो क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया है कि द्वितीय बौद्ध संगति में क्या कार्य हुए, तो स्थविर और महासंगिका में के रूप में विभाजित हो गए थे। और ये कहाँ हुआ था, तो वैशाली में हुआ था। और इसके जो उस टाइम राजा थे वो काला शोक थे। ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और काला शोक उस टाइम राजा थे। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। पहले ध्यान देंगे कि तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, तो ये भी पूछ देता है, तो सिंपल सी पाटलिपुत्रा में। इसमें किए गए कार्य क्या क्या हैं, तो ये जान लेते हैं क्या क्या कार्य हैं। तो कुछ कठोर नियम बनाए गए थे तथा अभिधम पिटिका का संकलन हुआ था। तो कहते हैं ना कि बौद्ध का 3 पिटक है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो सूत पिटक और विनय पिटक प्रथम बौद्ध संगति में, जो कि ये पाटलिपुत्र वहाँ पे हुआ था राजगृह में। और द्वितीय में हुआ था, आपको द्वितीय में यहाँ पे पता है कि स्थविर और महासंगिका में डिवाइड हो गए थे। और तृतीय में अभिधम पिटक का संकलन किया गया था। तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुई थी, 251 ईसा पूर्व में हुई थी। निम्नांकित में से किस नगर में महात्मा बुद्ध की घनिष्ठ संबंध था, तो किस में से, तो बोध गया से भी था, वैशाली से भी था और राजगीर से भी था। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्रा के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी। उनमें सम्मिलित थी क्या क्या थी, तो बाढ़ था, आंतरिक कलह था और अग्नि था, मतलब सभी। नेक्स्ट, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया था। तो किसने बनवाया था, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए वहाँ पे महाबोधि मंदिर बनवाया गया था। ठीक है। ऐसे बीपीएससी 45 में पूछा हुआ है। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था सारिपुत्र का जन्म, तो नालंदा में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बार बौद्ध संगति हुई थी, तो कहाँ, राजगीर में। और ये प्रथम बौद्ध संगति थी। ठीक है। नेक्स्ट, ये आपको 64 बीपीएससी में पूछ चुका है, ध्यान देंगे, इम्पोर्टेंट है। अब मगध समाज का उत्थान के बारे में पूछ लेते हैं कि मगध साम्राज्य में क्या क्या हुआ था, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है। तो किसे दिया जाता है, तो मगध को। मगध राज की आरंभिक राजधानी थी, तो कहाँ थी, अरे आरंभिक राजधानी, तो गिरिवज या राजगृह बोला जाता था। शिक्षक नियुक्ति 1996 में आ चुका है। राजगीर पहाड़ियों से घिरी थी और इसके वास्तुकार कौन थे, तो महागोविंद थे। नेक्स्ट है, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था, तो कौन था, बृहदत्त वंश। बृहदत्त राजवंश जरासंध के पिता बृहदत्त से आरंभ हुई थी। मगध जनपद का संस्थापक कौन थे, तो बृहदत्त या जरासंध, बृहदत्त और जरासंध कौन था, तो बृहदत्त का पुत्र था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो बिंबिसार को माना जाता है। और कब, तो 544 ईसा पूर्व से। और ये कब से कब तक रहा थे, तो 544 से 493 ईसा पूर्व तक रहे थे। बिंबिसार एवं अजातशत्रु
के किस वंश से थे? तो बिंबिसार और अजातशत्रु हर्यक वंश से संबंधित थे। बिंबिसार को क्या कहा जाता था? श्रेणिक तथा अजातशत्रु को कुणिक भी कहा जाता था। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र था। और ध्यान देंगे कि जो हर्यक वंश है उसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ था, तो कहाँ से? तो बिंबिसार के शासनकाल में। नेक्स्ट है, बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? तो इन्होंने कौशल देवी से भी किए थे, चेलना से और खेवा, तीनों से किए थे। ठीक है, तो बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ की थी। कौशल देवी कौशल की थी, खेमा पंजाब की थी और तथा चेलना बज्जी संघ की राजकुमारी थी। ठीक है, नेक्स्ट। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रह जाता है तो कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। ठीक है, बिंबिसार ने बृहदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? तो अंग। हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन थे? तो ये अजातशत्रु थे। अजातशत्रु का कार्यकाल क्या था? तो 493 से 461 ईसा पूर्व ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। और ये पितृहंता वंश भी कहा जाता है हर्यक वंश को। राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की थी? तो अजातशत्रु ने। बज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? तो ये अजातशत्रु। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? तो आम्रपाली वैशाली की थी। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथमुशल तथा कंटक नामक हथियार को प्रयोग किया था? तो लिच्छवी के युद्ध में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्थूलमूत्र और महाशिलकंटक किस युद्ध में किया था? तो लिच्छवी में। और कौन? तो अजातशत्रु ने। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कृष्ट किस शताब्दी में हुई थी? तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। और बीपीएससी 42 में पूछ चुका है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो उदयन ने। और अजातशत्रु के बाद उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। उसने उदयभद्र भी कहा जाता है। उदयन ने क्या किया था? तो अजातशत्रु का हत्या कर दी थी, तो इसीलिए उसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है। किस राजा ने पाटलिपुत्र के सर्वप्रथम मगध की राजधानी किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाई थी? तो इसने उदयन ने पाटलिपुत्र को। हर्यक वंश का अंतिम शासक था कौन था? तो नागदशक। नेक्स्ट है, हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश का सत्ता स्थापित हुई थी? तो शिशुनाग वंश के। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। ठीक है, सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने ग्रीवज राजगृह के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया था? तो शिशुनाग। किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही थी? तो किसने किया था? तो कालाशोक। कालाशोक को कनक वर्ण भी कहा जाता है। और कालाशोक के ही शासनकाल में बौद्ध का द्वितीय संगति कहाँ पे हुई थी? तो वैशाली में हुई थी 383 में। नेक्स्ट है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी मैंने बताया सेम क्वेश्चन आ गया है, तो कालाशोक के टाइम में। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आपको वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगति या समिति का आयोजन 383 में ईसा पूर्व में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? तो वैशाली में। और किसके काल में? कार्यकाल में। तो कालाशोक के कार्यकाल में। द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो सबक कामीर। ठीक है, नंद वंश का संस्थापक कौन थे? तो नंद वंश का संस्थापक थे महापद्म नंद। झा एवं श्रीमाली की पुस्तक प्राचीन भारत में नंद वंश का संस्थापक महानंदी को बताया जाता है, लेकिन जहाँ तक आपको PYQ में मिल जाएगा तो महापद्म नंद को ही माना जाता है। मगध के शासकों कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्वक्षत्रांग, एक क्षत्र और एकारट के कहा जाता है। तो ये कहा जाता है महापद्म नंद को। यह नंद वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसमें धनानंद थे। ठीक है,
नेक्स्ट, प्रथम प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुई थी? तो अजात शत्रु पे। इसका आयोजन कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये ग्रीवज में। और उस टाइम क्या हुआ था प्रथम बौद्ध संगति में? तो जो विनय पिटक और सूत पिटक का रचना हुई थी। ठीक है। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था? तो महाकश्यप ने। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये महापद्म नंद ने। बीपीएससी में आपको बीपीएससी का जो घटना चक्र आता है या फिर जो भी पीवाईक्यू आता है वो आप उसमें देख लेंगे और उसमें सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे पूछा हुआ। निम्नलिखित में से किस में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो धनानंद था। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक धनानंद था। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो इसमें उदयन ने। 44 में बीपीएससी में पूछ लिया है। मगध के शासक अजातशत्रु ने किस आक्रमण के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटली ग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बन गया था? तो वैशाली के वज्जियों के। ठीक है। अब मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ लेते हैं क्या क्या है। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था, कौन था मौर्य संस्थापक? तो चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी तो कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की थी? तो चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त भी बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी तो कब हुई थी? तो 320 ईसा पूर्व में। कहीं पे 322 भी माना जाता है। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था तो आपको 315 ईसा पूर्व में। ठीक है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन थे? तो ये थे सेल्यूकस। और सेल्यूकस के ही पुत्री कौन थी? हेलेना। किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था तो कौन थे ये? तो चाणक्य थे, जिसे विष्णुगुप्त भी बोला जाता है। किसी से मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो यूनानियों से। नेक्स्ट है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वह है क्या है? ये क्या है? इंडिका। इंडिका किसके द्वारा लिखा गया है? तो मेगास्थनीज द्वारा। और कब पूछा गया? तो 46 में बीपीएससी में। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया है? तो आपको मौर्य वंश ने। और बीपीएससी 41 में पूछा हुआ है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य। कौटिल्य का अन्य नाम चाणक्य एवं विष्णुगुप्त भी है। ठीक है। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र का शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी वृत्तांत में मिलता है? तो मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के कौन है पुस्तक? तो इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना था तो कौन बना था? तो बिंदुसार। बिंबिसार नहीं, ध्यान दीजिएगा, बिंबिसार आपको हर्यक वंश का है लेकिन बिंदुसार मौर्य वंश का है। नेक्स्ट, किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहता था? तो ये बिंदुसार में। बिंदुसार के जो दरबार में कौन थे? तो आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स। नेक्स्ट, पिंगलवत्स ने अशोक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह महान राजा बनेगा। नेक्स्ट, अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्वक संबंधों का उल्लेख मिलता है तो किसमें? तो शिलालेख 13 में। नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में। और ये कब? तो 251 में ऐसा माना जाता है। और उस टाइम क्या हुआ था तृतीय बौद्ध संगति में? तो आपने पहले पढ़ चुका है कि जो अभिधम्म पिटक है उसका संकलन हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोगलीपुत्र तिस्त ने। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्रा में। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? तो टाइमिंग दिया है 251 ईसा पूर्व में। किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो अशोक ने। और ये कब? तो 261 में।
ध्यान दीजिएगा, डेट भी पूछता है। किस युद्ध में भारी तबाही तथा जानमाल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धर्म नीति की घोषणा की थी? तो ये कलिंग कब हुआ था? 261 में। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है अशोक का धर्म था, क्या धर्म था? तो नैतिक आचार संहिता। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? तो पाटलिपुत्र में। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की थी? तो बोध गया की। ठीक है, अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राजाभिषेक के कितने वर्ष बाद किए थे? तो 10वें वर्ष बाद। नेक्स्ट, अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुआ है? तो ये चंपारण से। बिहार से प्राप्त होने वाला अशोक स्तंभ लेख नहीं है, कौन सी नहीं है? तो रुक्मदेई कहाँ से मिले हैं आपको? तो जो भगवान बुद्ध ने जो जन्म लिए थे लुम्बिनी, तो लुम्बिनी से आपको रुक्मदेई मिले हैं। वहाँ से क्या किए थे? उन्होंने वहाँ कर मुक्त कर दिया था। नेक्स्ट, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है, जिसमें से एक प्राची प्रांत पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी। तो इसमें पाटलिपुत्रा। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो किससे बना हुआ था? तो लकड़ी से। बीपीएससी 41 में पूछा है। ये सिर्फ 41 में ही नहीं पूछा, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित है, तो कहाँ थे? तो कुम्हरार, पटना में। कुम्हरार से 80 स्तंभ वाली मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष मिला है। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा कि इसके शान शौकत का मुकाबला न तो शूशा और न ही एक वेतना कर सकता है? तो किसने कहा था? तो एरियन ने। ठीक है, नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा था कि यह प्रसाद मानव कृत्य नहीं है वरन देव द्वारा निर्मित है? तो इसने फाहियान ने कहा था। किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो ये अशोक ने करवाए थे। ये 4 गुफाएं थे, सुदामा, विश्वझोपड़ी, चौपड़ तथा कर्ण का। गया के समीप नागार्जुन की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण किसने कराया था? तो दशरथ ने। तो अशोक का पौत्र थे कौन? दशरथ, जिन्होंने नागार्जुन पहाड़ी में गोपी गुफा का निर्माण कराया था। दशरथ अशोक के पुत्र था। कहीं कहीं पौत्र बोला जाता है। ठीक है, इसमें नागार्जुन पहाड़ियों में आजीविकों के लिए 3 गुफाएं का निर्माण कराया था, जिसमें गोपी गुफा भी सम्मिलित थी। नेक्स्ट, मौर्यकालीन चामर गृहिणी यक्षी प्राप्त हुई थी, तो कहाँ से? तो दीदारगंज, पटना से। इसे अस्त्री रत्न का नाम भी दिया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के किस स्थान से मौर्यकालीन में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो लोहनीपुर, पटना से। ठीक है, नेक्स्ट, पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया गया है, तो कहाँ पे किया है? तो मेगास्थनीज ने। ठीक है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो ये चंद्रगुप्त ने। ठीक है, नेक्स्ट है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्रा में। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टालमी द्वितीय ने डियानीसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? तो बिंदुसार में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस के आपको घटना चक्र पीवाईक्यू में आपको मिल जाएगा सारा क्वेश्चन। किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथ पाटलिपुत्र उपनाम धारण किया था? तो स्ट्रबो। नेक्स्ट, यूनानी दूत डिमालिकस का आगमन मगध के किस शासन के बाद दरबार में हुआ था? तो बिंदुसार के। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, तो इसको बोलते हैं भाब्रू अभिलेख में। तो ध्यान दीजिएगा कि भाब्रू अभिलेख में भावुक होकर उसने क्या किया था कि आपने बता दिया था कि मैं अशोक मगध का सम्राट हूँ। ये आपको बीपीएससी 39 में पूछा हुआ, 39 में नहीं, बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आस्तिगिरी के रूप में किया है? तो आजीविकों ने। नेक्स्ट, अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्रा में।
मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासनिक 30 नागरिकों की सभा संचालित कराती थी, जो 5-5 सदस्यों की छह समितियां में गठित थी। तो किसने कहा था? तो मेगास्थनीज ने। मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह केंद्रीकृत था, करों का बोझ अधिक था, प्रशासन तंत्र कठोर था। तो उपयुक्त में से सभी। अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त में से सभी। कौन सा? उसमें से धर्म विजय की नीति अपनाई, उसने विदेशों से संबंध स्थापित की और उसे प्रजाहित और कल्याण के उपाय किए थे। नेक्स्ट, देव नाम प्रिय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया था? तो अशोक ने। नेक्स्ट, धम्म महावत के कार्य क्या थे? तो धम्म नीति का या क्रियान्वयन करना, लोगों के बीच में दान वितरण करना और जन कल्याण के उपाय। उपयुक्त में से सभी। मौर्यकालीन प्रशासन में रज्जु के कार्य थे, क्या थे? तो न्यायिक, राजस्व का विभाग और ग्रामीण प्रशासन, तीनों संभालता था रज्जु। मौर्यकालीन विद्वान में किन का नाम आता है? तो ये आता है कौटिल्य, पाणिनि और उपवर्ष, तीनों आते हैं। नेक्स्ट, मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण है, क्या क्या है? तो पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद, जबसेस, दीदाजगंज की याचनी तथा बराबर की गुफा। नेक्स्ट, अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है, तो कहाँ से? तो द्वितीय स्तंभलेख से, 7वें स्तंभलेख शिलालेख से और द्वादश शिलालेख से। ठीक है। अशोक के किस अभिलेख में धन दान के अंतर को स्पष्ट किया गया है? तो नवम शिलालेख में। नवम शिलालेख में क्या किया है? तो दान और धम्म दान के बारे में अंतर बताया है। मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं था? तो आर्थिक संकट नहीं था। उसमें क्या क्या था? तो विदेशी आक्रमण, अयोग्य शासक और प्रांतीय विद्रोह, ये था। अब मौर्योत्तर बिहार के बारे में पढ़ लेते हैं। मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? तो आपको शुंग वंश का। शुंग वंश का शासनकाल 185 से 75 ईसा पूर्व तक हुआ था। शुंग वंश का संस्थापक कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र का शासनकाल 185 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व तक रहा था। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुम्हारकुट राम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया था? तो पुष्यमित्र ने। पुष्यमित्र ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार तथा बौद्ध के साथ उत्पीड़क और आक्रामक व्यवहार किया था। पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस की आक्रमण का किस वंश के शासनकाल में के समय में हुआ था? तो शुंग वंश के शासनकाल में। पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था तो किस टाइम में? तो 185 ईसा पूर्व में। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया गया था तो पुष्यमित्र ने किए थे। ठीक है। और शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? तो कण्व वंश का। ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, ऐसे कभी मिलान आता है कि किसी के बाद कौन सा हुआ था, तो ध्यान दीजिएगा। कण्व वंश का शासनकाल कब हुआ था? तो 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक कण्व वंश का था। कण्व वंश का संस्थापक कौन थे? तो वसुदेव थे। वसुदेव कण्व वंश के संस्थापक थे। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके उसके सचिव वसुदेव ने मगध में कण्व वंश की नींव डाली थी। कण्व वंश की सत्ता समाप्त की गई थी। किसने किया था? तो आंध्र सातवाहनों ने। कण्व वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पे कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया था? तो मित्र वंश। शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो बोधगया से। ठीक है। नेक्स्ट, कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रशंस दिया था? तो अश्वघोष का। ठीक है। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के राजा को बुरी तरह से परास्त किया तथा हर्जाने के रूप में वहां से अश्वघोष बुद्ध का भिक्षा पात्र एवं एक अद्भुत मुर्गा ले गया था।
मगध पर शासन करने वाला राजवंश का सही क्रम क्या है? तो ये पीसीएस में पूछा हुआ है। जितने भी इसमें से क्वेश्चन है ना फ्रेंड्स, वो बिहार के रिलेटेड जितने भी एग्जाम है सब में पूछा हुआ है। ठीक है, तो हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद हो गए थे नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश, फिर शुंग वंश, फिर कण्व वंश। ठीक है, नेक्स्ट है शुंग वंश की राजधानी थी तो कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र में। कण्व वंश की राजधानी कहाँ थी? तो ये भी पाटलिपुत्र में थी। कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था तो कब किया था? तो पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में। ठीक है, नेक्स्ट कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किए थे? तो अंग एवं मगध से। उपहार में जीन की प्रतिमा तथा पद चिन्ह शामिल थी। ठीक है, नेक्स्ट कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन रहा था। किसका रहा था? तो लिच्छवियों का। ठीक है, कुछ इतिहासकारों के अनुसार मगध पर शक मुंडों का नियंत्रण भी हो गया था। नेक्स्ट गार्गी संगीता में पाटलिपुत्र पर यमनों के आक्रमण का उद्देश्य है तो ये पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रशस्ति देने वाला शासक कौन था? तो कनिष्क था। और गुप्तकालीन बिहार के बारे में जान लेते हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था तो कब हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। और कहाँ हुआ था चंद्रगुप्त प्रथम का? तो पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक हुआ था। चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था तो कब था? 320 ईसा में है, 320 ईस्वी में है, न कि ईसा पूर्व। ध्यान देंगे। किस शासनकाल ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किए थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाधिराज की उपाधि धारण किए थे तो ये पाटलिपुत्र में। एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि गुप्त वंश का कौन सा राजा है जो महाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम। ध्यान देंगे। 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त गुप्त संवत का भी प्रचलन किया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि गुप्त संवत कब स्टार्ट हुई थी? 320 ईसा में। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा था? तो ये समुद्रगुप्त ने कहा था। ठीक है, बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है तो चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या बोला जाता है? तो विक्रमादित्य भी बोला जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी तो पाटलिपुत्र में। किस शासक ने श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो समुद्रगुप्त से। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय में स्थापना का युग क्या था? तो गुप्त वंश। और किसने किया था? तो कुमार गुप्त ने किए थे नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना। ध्यान दीजिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन थे? तो आगे यहाँ पे कुमार गुप्त। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन आपको PYQ में मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, विभिन्न एग्जाम में। बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी तो ये कहाँ से हुई थी? तो गुप्त काल में। बोध गया के महाबोधि मंदिर जो बोध गया में जो मेन मंदिर होता है उसको महाबोधि मंदिर बोला जाता है। और किसी काल में हुई थी? तो गुप्त काल में हुई थी। ध्यान दीजिएगा। चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? तो ये 3 साल तक। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत भ्रमण करने आया था और उसका उद्देश्य बौद्ध पांडुलिपियों तथा प्राप्त करना था। नेक्स्ट है आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? तो पाटलिपुत्र से। आर्यभट्ट पाटलिपुत्र से। और ये क्या थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उनके जो अष्टप्रधान थे उसी में शामिल थे, नौरत्न में शामिल थे। गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुई है? तो शाहाबाद से। बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीपल की मूर्ति प्राप्त हुई है, पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो कहाँ से? तो सुल्तानगंज से। राजगीर के मणिनाग मंदिर कहाँ है? तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि मणिनाग मंदिर कहाँ है? तो राजगीर में। राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिन के चित्र मिले हैं। ये किस काल के हैं? तो गुप्त काल के। नेक्स्ट राजगीर में स्थित जरासन की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ था? तो ये गुप्त काल में। तीरभुक्ति आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल था, कौन थे? तो गोविंद गुप्त। गोविंद गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का छोटा पुत्र था।
बिहार में बौद्ध विहारों का प्राचीनतम केंद्र था तो नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध थी? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नेक्स्ट, नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में फाहियान किसके शासन के दौरान आया था? तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के टाइम में। ठीक है, किसने यह वर्णन किया है कि मगध भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर हैं। धर्मपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती। तो किसने कहा था? तो फाहियान ने कहा था। गुप्त संवत का आरंभ हुआ था तो कब? 320 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट, निम्नलिखित शासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो इस समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त साम्राज्य ने की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। प्रयाग प्रस्तर का रचयिता कौन है? तो ये हरिसेन है। किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए थे? तो यहाँ पे समुद्रगुप्त ने किए थे। प्रयाग प्रस्तर में किस सम्राट ने विजय अभियानों की चर्चा की गई है? तो समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की चर्चा कहाँ की गई है? तो प्रयाग प्रस्तर अभिलेख में। गुप्त साम्राज्य के पतन का क्या कारण थे? तो हुनों का आक्रमण, उसके बाद हो गया प्रशासन का सामंती स्वरूप, और तीसरा था कमजोर शासक। ठीक है, मगध पर मिहिरकुल का आक्रमण किस शासन के समय में हुआ था? तो नरसिंह गुप्त के समय में मिहिरकुल का आक्रमण हुआ था। ध्यान देंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और कोई त्रुटि रह जाती है या फिर कोई वीडियो आप हमसे चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे हमें बता सकते हैं। गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वार्मिक युग था। इसमें योगदान करने वाले विद्वान कौन थे? तो ये थे बारामिहिर, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त। ठीक है, मगध के परवर्ती गुप्त शासक के बारे में जान लेते हैं। तो मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो कृष्णगुप्त। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कृष्णगुप्त है। कृष्णगुप्त का शासनकाल कब था? तो 510 से 525 ईसा पूर्व तक रहा था। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने मौखरी शासक को पराजित किया था? तो बी, कुमारगुप्त द्वितीय को। मौखरी शासक के किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया था? तो दामोदर गुप्त को। हर्षवर्धन ने किस मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधित्व बनाया था? तो माधव गुप्त को। हर्षवर्धन के मृत्यु उपरांत बिहार के कुछ क्षेत्र में कुछ समय के लिए तिब्बत की प्रभुसत्ता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था। किसने किया था? तो आदित्य सेन ने। बिहार के किसी स्थानीय शासक अर्जुन ने चीनी यात्रियों को क्षति पहुंचाई थी। प्रतिशोध में तिब्बत और नेपाल की सेनाओं ने बिहार पर आक्रमण किया था। ठीक है, अभी यहाँ पे है मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? तो आदित्य सेन क्या किए थे? तो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किए थे। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था कौन थे? तो जीवित गुप्त द्वितीय। कन्नौज के शासक ने जीवित गुप्त द्वितीय की हत्या कर इस वंश का अंत कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट, मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा जाता है? तो कृष्णगुप्त को क्या कहा जाता है? तो असंख्य शत्रुओं का विजेता। यह विद्वानों द्वारा सदा घिरा रहता था। मगध के परवर्ती गुप्त शासकों और उसके उपाधियों को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे हर्षगुप्त, कुमारगुप्त और इसके बारे में है तो जान लेते हैं। हर्षगुप्त को क्या बोला जाता था? तो वीर योद्धा बोला जाता था। कुमारगुप्त को बोला जाता था महाधिराज। जीवित गुप्त को क्या कहा जाता था? तो जीवित गुप्त को राजाओं का शिरोमणि या क्षितिज चूड़ामणि कहा जाता था। और आदित्य सेन को परम भटनाकर महाधिराज कहा जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन सी आंसर। मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया है कि उसने समुद्र तट तक तथा हिमालय के शत्रुओं को जीता था? तो जीवित गुप्त ने।
जी एग्जाम फिर से पढ़ लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जाम में पूछ लें। तो मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट को के बारे में कहा गया है कि उसने समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं को जीता था? तो जीवित गुप्त ने। हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक था तो आदित्य सेन थे। मगध के किस परवर्ती गुप्त साम्राज्य के शासनकाल में चीनी राजदूत वांग हुंग तत् से भारत की यात्रा की थी? तो आदित्य सेन के। मगध के परवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम क्या है? तो ये देख लेते हैं। पहले कुमार गुप्त हैं, फिर हर्षगुप्त, फिर जीवित गुप्त, फिर कुमार गुप्त पहले होंगे। फिर से ध्यान देंगे, कृष्ण गुप्त थे, फिर हर्षगुप्त, फिर जीवित गुप्त, फिर कुमार गुप्त, फिर दामोदर गुप्त, महासेन गुप्त, देवगुप्त, माधव गुप्त और आदित्य सेन। आदित्य सेन लास्ट थे। अभी देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन, गुप्तोत्तर युग और बिहार के बारे में जान लेते हैं। तो चीनी यात्री इत सिंह बिहार का भ्रमण किया था। तो कब किया था? तो 673 ईसा पूर्व में। इत सिंह ने लगभग 675 से लगातार 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो इस टाइम था नालंदा विश्वविद्यालय। चीनी यात्री हेंगसान ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो किया थे इसमें नालंदा में। हेंगसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में 635 से 640 यानी 5 वर्ष तक अध्ययन किया था। हेंगसांग किसके टाइम में आया था? तो हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया था। हेंगसांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष की थी? तो 635 ईसा पूर्व में। 635 ईसा से 640 ईसा में हुए थे। ठीक है। बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन थे? तो ये शशांक थे। ठीक है। शशांक बंगाल का शासक था जो क्रूर एवं धर्मांध था। ठीक है। अब पालकालीन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो बिहार में है। नेक्स्ट, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल थे। गोपाल का शासनकाल कब था? तो 750 से 770 ईस्वी तक। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक धर्मपाल है। ठीक है। धर्मपाल का शासनकाल कब था? तो 770 से 810 तक था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापन किस वंश के शासक ने किया था? तो ये पाल वंश ने किया था। ठीक है। और पाल वंश में धर्मपाल। आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है? तो भागलपुर में। नेक्स्ट टाइम नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक था कौन थे? तो हर्षवर्धन, हर्ष भी थे, धर्मपाल थे और देवपाल थे। मुंगेर कहाँ है? तो बिहार में। को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक था? तो ये थे देवपाल। पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया था? तो महायान वंश का। किस शासन के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ स्थापना की थी? तो ये देवपाल ने। किसके लिए? देवपाल ने 5 गांव दान दे दिए थे। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए 200 गांव दान दे दिया गया था। तो किसने दिया था? धर्मपाल ने। और 5 गांव किसने दिया था? तो देवपाल ने। और 200 गांव बोलेगा तो धर्मपाल ने। किस शासक ने ओदंतपुरी बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना की थी? तो गोपाल। याद रखिएगा, गोपाल जो है जो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और धर्मपाल ने किया था तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का। किस काल में कांसे की मूर्ति के निर्माण के उन्नत शैली का विकास बिहार में हुआ था? तो पाल युग में। बिहार में पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ था। कांस्य मूर्तियों के निर्माण की इस शैली के निर्णायक देन थी किसकी थी? तो धीमन एवं बिठपाल की। एग्जाम में पूछ लेता है धीमन या बिठपाल, या फिर आपको जब मेंस आप जब एग्जाम देंगे ना तो मेंस में आपको पाल युगीन जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसमें आप लिख सकते हैं धीमन एंड बिठपाल ने कांस्य की जो मूर्ति हुई थी उसकी उन्नत शैली को विकास किया था। ठीक है। नेक्स्ट, पालकालीन कांस्य मूर्ति कलाकार धीमन एवं बिठपाल कहाँ के निवासी थे? तो ये थे नालंदा के। धीमन का पुत्र ही बिठपाल था। नेक्स्ट,
किसने जावा के शासक वेठल पुत्र के अनुरोध पर नालंदा में एक विहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दे दिए थे? तो देवपाल, पहले के क्वेश्चन में हम देख चुके हैं। बौद्ध विद्वानों में शांत रक्षित और अतीश दीपंकर किस काल में तिब्बत गए थे? तो ये पाल काल में गए थे। कौन कौन? अतीश दीपंकर और शांत रक्षित। बिहार में पाल काल में संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो पाल काल में देख लेते हैं। देवपाल ने नागरहारा के वीरदेव को नालंदा का पुरोहित नियुक्त किया था। तो ये सही है। नालंदा में देवपाल के नाम का एक बाजार या हाट भी है। तो ये भी सही है। और 13वीं सदी में के प्रारंभ में बुद्ध से नालंदा बिहार का संरक्षक था। तो ये भी सही है। कौन सा गलत है? तो सी गलत है। पाल शासक वर्धाश्रम धर्म के पालन के खिलाफ थे। तो नहीं, ऐसा गलत है। पाल शासक बौद्ध थे और ये ख्याल रखते थे कि लोग वर्धाश्रम धर्म का पालन करें। ठीक है। नेक्स्ट, सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसने रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी? तो ये बलपुत्र देव थे। ठीक है। और ये कहाँ था? तो नालंदा में। नेक्स्ट, पालकालीन कांस्य प्रतिमाएं सांचे में ढली इसका साक्ष्य मिलता है। तो कहाँ से मिलता? तो नालंदा एवं कुकरीहार गया से। पालकालीन मूर्तिकला धीमन एवं बिठपाल समकालीन थे। तो किसके समकालीन थे? तो धर्मपाल एवं देवपाल के। चित्रित पांडुलिपि अष्टसहस्री का प्राज्ञपितम और पंचरथ किस युग के हैं? तो ये पाल युग के। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये नालंदा से। नेक्स्ट, पाल शासक अपना आदेश प्रसारित करते थे। तो कहाँ से? तो पाटलिपुत्र से। पाल काल में श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था। किसे कहा जाता था? तो मगध को क्या कहा जाता था? श्रीनगर भुक्ति। संभवतः अंग पंडुवर्धन भुक्ति थे। देवपाल की अनुमति से सुमात्रा के राजा बलदेव पुत्र ने कहाँ विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण कराया था? तो ये नालंदा में। देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक है मिथिला के कर्नाट वंश के बारे में जान लेते हैं। तो मिथिला के कर्नाट वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो कहाँ से मिलती है? तो दरभंगा के ठीक है फ्रेंड्स। और अभी हम आगे के टॉपिक में देख लेते हैं मिथिला के कर्नाट शासकों के बारे में। ठीक है। तो मिथिला के कर्नाट वंश के बारे में जानकारी मिलता है। तो किस किस से मिलता है? तो ये जान लेते हैं। तो दरभंगा जिले के भीतरी भगवानपुर से प्राप्त मालदेव की लेख से और सिमराव से प्राप्त पाषाण लेख से और उधरार दाढ़ी दरभंगा से प्राप्त श्रीधर दास महामंडली के शिलालेख से। तो तीनों से मिलते हैं। तो मालदेव के भीतरी भावनापुर दरभंगा के शिलालेख में ओम श्री मलदेव दिवसस्थ उत्कृत है। राजनीति रत्नाकर का रचयिता चंद्रेश्वर ठाकुर किस कर्नाटक शासक के मंत्री थे? तो ये हरि सिंह देव। इससे पहले जो इसी वीडियो में आपने फर्स्ट में ही आपने देख रखा था कि राजनीतिक रत्नाकर किसका बुक है? तो चंद्रेश्वर ठाकुर का। और एक कर्नाटक शासक में किसके मंत्री थे? तो हरि सिंह देव का। हरि सिंह देव के समय नेपाल पर आक्रमण हुआ था। ठीक है। मैथिली की प्रथम पुस्तक वर्ण रत्नाकर की रचना किसने की थी? तो ज्योतिश्वर ठाकुर ने। ठीक है। तो मैथिली की प्रथम पुस्तक कौन है? तो पहले पता है कि मैथिली का प्रथम पुस्तक कौन है? तो वर्णाकर और वर्ण रत्नाकर। और किसका लेखक है? तो ज्योतिष श्रीश्वर ठाकुर ने। ठीक है। बिहार के कर्नाट वंश से संबंधित सत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसमें सत्य कथन कौन कौन से है? ये पहले इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या सत्य पूछ रहा है कि असत्य पूछ रहा है, इस पर जरूर ध्यान देंगे क्योंकि ऐसे भी एग्जाम में गलती हो सकती है। तो सत्य कथन क्या है? तो मिथिला में कर्नाट वंश का स्थापना कब हुई थी? तो 1097
ईस्वी में हुआ था, तो ये सही है। कर्नाटक शासक नान्यदेव ने भारत नाट्य शास्त्र का पर टीका लिखते हुए अपने महा सामंत अधिपति मिथिलेश्वर और निम्नमल कहता था, तो ये भी सही है। नरसिंह देव के शासनकाल में 1202 में मोहम्मद बख्तियार खिलजी तिरहुत होते हुए कहाँ पर पहुंचे थे, तो लखनौती, ये भी सही है। और कर्नाट वंश शासनकाल के राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से मिथिला के इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है, तो बिल्कुल मिथिला के इतिहास में सबसे ज़्यादा जो प्रचलित थे, वो जो सबसे शक्तिशाली थे, वो कर्नाट वंश थे, तो इसमें सारे सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। कृति चिंतामणि और विवाद रत्नाकर के रचयिता कौन है, तो चंदेश्वर। तो चंदेश्वर कौन है, तो चंदेश्वर धीरेन्द्र ठाकुर के पुत्र थे। और चंदेश्वर का कौन कौन सा बुक है, तो कृति चिंतामण और विवाद रत्नाकर, और राजनीतिक रत्नाकर भी उन्हीं का बुक है। छंदोग्यदशपति पुस्तक के लेखक कौन है, तो विश्वेश्वर। ठीक है, छंदोग्यदशपति के पुस्तक के लेखक कौन है, विश्वेश्वर। किसे महावर्तिक नैबंधिक नाम से भी जाना जाता है, तो ये धीरेश्वर ठाकुर को। मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का उदय 1097 से 98 में किसके शासनकाल में हुआ था, तो रामपाल के शासनकाल में। मिथिला के कर्नाट दक्षिण भारत के राजवंशक थे। मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का संस्थापक कौन थे, तो आपको पता है नान्य देव। उत्तर बिहार के तिरभुक्ति या मिथिला कहा जाता है। उत्तर बिहार को क्या कहा जाता है, तो तिरभुक्ति या मिथिला कहा जाता है। मिथिला की कर्नाट शासकों की राजधानी कहाँ थी, तो आपको पता है सिमरावगढ़, तो यह आधुनिक नेपाल में स्थित है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक था, तो हरि सिंह देव थे। कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ था, कब हुआ था, तो 1378 में। ठीक है, बिहार में किसके समय में पंजी प्रबंधन का विकास हुआ था, तो कर्नाट शासक में क्या हुआ था, तो पंजी प्रबंधन का विकास हुआ था। तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी तिरहुत आया था, कब आया था, तो 1234 में। तिब्बती इतिहास कौन था, धर्मस्वामी था, जो तिरहुत आया था, तो कब आया था, तो 1234 में। ठीक है, नेक्स्ट। बख्तियार खलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राज्य का पर किसका शासन था, तो नरसिंह देव का। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि कर्नाट वंश से तीन राजा के बारे में ज़्यादा पूछता है। एक नान्य देव जो स्थापना किए थे, फिर नरसिंह देव जो बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय में वो राजा थे, इसलिए नरसिंह देव के बारे में पूछता है। और लास्ट थे हरि सिंह देव। तो तीन कर्नाट शासक का नाम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तुर्क सेनापति तुगन तथा द्वारा मिथिला पराक्रमण की चर्चा करने वाले विदेशी यात्री कौन थे, तो धर्मस्वामी और मुल्ला तकिया। ठीक है, तुगन के अभियान के समय कर्नाट राज्य का शासक था, कौन था, तो राम सिंह देव। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि तुगन के अभियान के समय कर्नाट के राजा कौन थे, तो राम सिंह देव। कर्नाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था, तो ये थे हरि सिंह देव। पंजी प्रबंधन मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में मुख्य रूप से विकसित हुआ था, तो हरि सिंह देव में। इसी टॉपिक का दो बार यही क्वेश्चन रिपीट किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज का वीडियो में आपने बिहार का जो प्राचीन इतिहास था वो आपने पूरा वीडियो एक ही वीडियो में पूरा आपको मिल चुका है। और ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। बिहार में जितने भी एग्जाम होते हैं, जैसे PCS BPSC हो या फिर BPSC ट्री या जितने भी बिहार के दरोगा या जो भी बिहार का एग्जाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, और बिहार की हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे और वीडियो को देखते रहें। और नेक्स्ट वीडियो में हम मध्यकालीन बिहार के बारे में पूरा पढ़ लेंगे, जिससे आपको क्या होगा कि अभी आप काम कर रहे हैं चाहे कुछ भी कर रहे हैं तो आप कान में लगा करके आप इसको सुन सकते हैं, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद आपका। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।